Hello everybody, welcome to Literary Academia. Today we are going to read Sonnet from the book A Glossary of Literary Terms written by M.H. Abrams. And I hope कि आप लोग अपने बुक के साथ होंगे, बुक ओपन करके आप लाइन बाय लाइन देखेंगे वहाँ से, क्योंकि बिना बुक के पढ़ना मतलब नहीं है, पूरा ये वेस्ट हो जाएगा, इतनी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। Sonnet, a lyric poem consisting of a single stanza of 14 lines. लिरिक पोएम क्या होती है? सोनेट क्या होता है? एक लिरिक पोएम होती है। लिरिक पोएम मतलब जिसको ऐसी पोएम जो गाई जा सकती है, तो सोनेट वैसा ही है, इसको सोनेट को आप गा भी सकते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल स्टैंजा, इसमें एक सिंगल स्टैंजा होता है ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन्स की एक स्टैंजा होती है, ठीक है। आइम्बिक पेंटामीटर, और ये लिखी किसमें जाती है? आइम्बिक पेंटामीटर में। देखिए पेंटा मतलब होता है 5 और मीटर में जैसे फुट होते हैं मीटर में, तो 5 फुट पेंटामीटर में होते हैं 5 फुट। और आईएम जो ये दम 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 ऐसे करके जो रिदम बनता है, तो आईएम होता है अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस सिलेबल। तो एक ये जो अनस्ट्रेस है ये एक सिलेबल हुआ और एक हो जाएगा स्ट्रेस, तो ये दूसरा सिलेबल हो गया, यानी कि इसको बोलेंगे 1 फुट। ऐसे ही 5 मतलब बनते हैं यूनिट, 5 फुट, यानी कि 10 सिलेबल्स। ये किसी दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस आईएम होते हैं और पेंटामीटर मतलब 5 फुट यानी 10 सिलेबल्स। इसमें लिखे जाते हैं सोनेट। लाइन्स लिंक्ड बाय एन इंट्रिकेट राइम, और ये जो 14 लाइन्स होती हैं वो जुड़ी होती हैं। कैसे? बाय एन इंट्रिकेट राइम स्कीम। इंट्रिकेट मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड, जो राइम स्कीम होती है 14 लाइन्स के, वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 मेजर पैटर्न्स ऑफ राइम्स, जो राइम होती है 14 लाइन्स की, उसके 2 मेजर पैटर्न होते हैं, अलग अलग तरीके से राइमिंग बनती है सोनेट में, रिटेन इन द इंग्लिश लैंग्वेज में। पहला टाइप देखते हैं हम, इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट। एक मिनट में चेक कर लूं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। एक पूरा रिकॉर्डेड वीडियो डिलीट हो चुका है, फिर से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस वीडियो को। तो पहला हो गया टाइप इटालियन, और उसी को कहते हैं पेट्रार्कन सोनेट। अब पेट्रार्कन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो नाम है, नेम्ड नाम पड़ा था आफ्टर द 14th सेंचुरी इटालियन पोएट पेट्रार्क। तो 14th सेंचुरी में एक पोएट थे इटली में, नाम था उनका पेट्रार्क। वही इस तरह की 14 लाइन्स की कविता लिखते थे, एक पर्टिकुलर राइम स्कीम होती थी उसमें, तो उन्हीं के नाम पे पड़ गया था पेट्रार्कन सोनेट। इटली के थे इसलिए इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जब लिख रहे होंगे 14th सेंचुरी में, तब वो ये नहीं कह रहे होंगे कि मैं सोनेट लिख रहा हूँ। कैटेगरीज, नाम देना, जॉनरा एस्टैब्लिश करना, ये बाद में होता है। सालों बाद लोगों ने देखा होगा, जब उसी पैटर्न पे, उसी थीम पे, उसी स्टैंजा फॉर्म पे बहुत काम किए गए होंगे, तो लोगों ने उसको एक कैटेगरी दे दिया कि इसको सोनेट कहेंगे, ठीक है। फॉल्स इनटू 2 मेन पार्ट्स, ठीक है। और ये 2 पार्ट्स में होते हैं, कौन से? पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट। पहला पार्ट होता है ऑक्टेव, जिसमें कि 8 लाइन्स होती है, शुरू की 8 लाइन्स, और जिसकी राइमिंग होती है ए बी बी ए, फॉलोड बाई, उसके बाद आता है सेस्टेट, जो कि रिमेनिंग 6 लाइन होती है 14 लाइन्स की। इसकी राइमिंग होती है सी डी ई, या कभी कभी इसका एक दूसरा वेरिएंट भी पाया जाता है, डिफरेंट रूप, उसको वो उसका सेस्टेट में उसमें क्या होता है? सीडीसी। अच्छा, एक फनी मैं तरीका बता दूं याद करने का, जो हमें किसी ने बताया था, हमारे टीचर ने एक बार, और आप लोग इसको गलत इंटरप्रेट नहीं करेंगे, जस्ट फॉर फन टू मेक यू मेमोराइज। तो हमें हमारे सर ने बोला था कि पेट्रार्कन सोनेट में जो राइमिंग स्कीम होती है ऑक्टेव की, उसको तुम लोग कह सकते हो अब्बा अब्बा, ए बी बी ए, अब्बा अब्बा 2 बार है। एंड सेस्टेट में कदे कदे, सी डी ई, कदे कदे, या तो थोड़ा सा याद कर लेंगे कि वेरी होता है, कभी कभी सी डी सी होता है। अगर आपको ऐसे याद करना हो तो ठीक है, वरना आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड डोंट इंटरप्रेट इट नेगेटिवली। पेट्रार्क सोनेट्स वर फर्स्ट इमिटेटेड इन इंग्लैंड, जो पेट्रार्क के सोनेट थे सबसे पहले इमिटेट हुए थे इंग्लैंड में। इन बोथ देयर स्टैंजा फॉर्म भी सेम इमिटेट हुआ था, एंड देयर स्टैंडर्ड सब्जेक्ट, और जो उनका सब्जेक्ट मैटर, पेट्रार्क का जो सब्जेक्ट मैटर था, वो भी सेम टू सेम इमिटेट हुआ था। अब सब्जेक्ट मैटर था क्या? अभी तक तो ये बताया नहीं है। द होप्स एंड पेन्स ऑफ एन अडोरिंग मेल लवर, एक प्यारे मेल लवर
का क्या, होप्स और उसके पेन, प्रेम में जो भी उसकी उम्मीदें, जो दुख, दर्द, पीड़ा, हार्ट ब्रेक्स जो होती हैं, यही सब्जेक्ट मैटर था पेट्रार्कन सोनेट का। पेट्रार्क की एक गर्लफ्रेंड थी लौरा, LAURA। लौरा इनकी गर्लफ्रेंड थी और लौरा के प्यार में ही ये इस तरह की कविताएं लिखते थे, ठीक है। इसीलिए सब्जेक्ट उसका क्या था, होप्स पेन्स ऑफ अडोरिंग मेल लवर, ठीक है। और इसको इमिटेट कौन किया था, बाय सर थॉमस वेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यही इंपॉर्टेंट है अब तक का जितना भी पढ़े हैं, कि ये क्या है, सर थॉमस वेट ने इसको इमिटेट किया था। कब, कहाँ पे, इंग्लैंड में। और कब, अर्ली 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के अर्ली में, यानी कि 1510 या 1520 इसके करीब, ठीक है। अब तक 2-3 पॉइंट देखे हमने कि पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट के 2 पार्ट होते हैं, ऑक्टेव, सेस्टेट। ऑक्टेव 8 लाइन्स जिसमें कि ABBA, सेस्टेट का 6 लाइन्स, CDC, CDC, CDE, CDE। और इसमें नहीं दिया है, मैं बता दूं कि एक वोल्टा भी होता है। ऑक्टेव जो होता है 8th लाइन में जब थॉट चेंज होता है तो 8 लाइन में वोल्टा आता है। आगे चल के भी इसको और मैं अच्छे से क्लियर करूंगी। द पेट्रार्कन फॉर्म वॉज लेटर यूज्ड, ये जो पेट्रार्कन फॉर्म था सोनेट का, लेटर यूज, बाद में यूज हुआ, फॉर अ ग्रेट वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। और भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे सोनेट्स लिखे गए, जिसमें कौन कौन आता है, बाई किसके द्वारा, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, क्रिस्टीना रोसेट्टी, DG रोसेट्टी और अदर सोनेटियर्स। सोनेटियर्स की स्पेलिंग याद रखेंगे, जैसे इंजीनियर्स होता है उसी तरह सोनेटियर्स की स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो और भी बाकी सोनेटियर्स, इनके अलावा भी बड़े बड़े जो नाम हैं, इनके अलावा भी और भी लोग सोनेट्स लिखे, हु, जो कि समटाइम्स मेड इट टेक्निकली ईजियर इन इंग्लिश। थोड़ा सा ये टेक्निकली ईजियर था इंग्लिश में लिखना, which does not have as many rhyming possibilities as Italian। हालांकि जितनी पॉसिबिलिटीज राइमिंग की इटालियन में थी उतनी इंग्लिश में नहीं थी। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पेयर ऑफ राइम, इन लोगों ने एक नया पेयर राइम का इंट्रोड्यूस किया था इन द सेकेंड 4 लाइन्स ऑफ द ऑक्टेव, ऑक्टेव के सेकेंड एंड 4 लाइन्स में, ठीक है। अब दूसरा टाइप, द अर्ल ऑफ सरे एंड अदर इंग्लिश एक्सपेरिमेंटर्स इन द 16th century also developed a stanza form called the English sonnets। जो अर्ल ऑफ सरे थे, सरे एक रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है, ठीक है, और अर्ल एक पद होता है। तो अर्ल ऑफ सरे कौन थे, हेनरी हावर्ड, लिख लेंगे आप लोग, हेनरी हावर्ड ये इंसान थे, ये उनका पद था अर्ल ऑफ सरे। तो जो अर्ल ऑफ सरे थे, जो हेनरी हावर्ड थे, अदर इंग्लिश एक्सपेरिमेंट्स, और इनके साथ कुछ और भी एक्सपेरिमेंटर्स थे इंग्लिश में, इंग्लिश के, इन द 16th सेंचुरी में ही ऑल्सो डेवलप्ड, इन लोगों ने डेवलप किया। ये क्लास के अच्छे बच्चे थे, है ना, पढ़ाकू बच्चे थे। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम डिटो कॉपी नहीं करेंगे, हम कुछ इसमें अपना टच ऐड करेंगे। स्टैंजा फॉर्म, इन लोगों ने एक स्टैंजा, अलग एक स्टैंजा फॉर्म डेवलप किया था जिसका नाम था इंग्लिश सोनेट्स, उसको कहा गया इंग्लिश सोनेट्स। और एल्स द शेक्सपियरियन सोनेट आफ्टर हिज ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर, इसको आगे चल के शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा गया। क्यों, क्योंकि शेक्सपियर इसके ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर थे, यानी कि उन्होंने इंग्लिश सोनेट्स को खूब लिखा। दिस सोनेट फॉल्स इनटू 3 क्वार्टरन्स, ये जो सोनेट है, कौन सा, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट, इसमें 3 क्वार्टरन्स थे, यानी कि 4-4 लाइन के 3 स्टैंजा, ठीक है, एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट, और लास्ट में 2 लाइन का एक कपलेट। कपलेट 2 लाइन का होता है और क्वार्टरन 4 लाइन की स्टैंजा होती है। और जो ये इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट है, उसका राइमिंग स्कीम क्या था, AB, CD, EF, GG, ठीक है। एंड देयर वॉज अ नोटेबल वेरिएंट, और इसका एक मुख्य वेरिएंट था, यानी डिफरेंस था, इसका एक डिफरेंट फॉर्म भी था, स्पेंसरियन सोनेट कहा गया उसको, जिसको स्पेंसर ने यूज किया था फेरी क्वीन में, इन विच, जिसमें स्पेंसर जोड़ते हैं, लिंक करते हैं ईच क्वार्टरन, हर एक स्टैंजा को, जो 4 लाइन की स्टैंजा होती है, टू द नेक्स्ट, दूसरे 4 लाइन की स्टैंजा से, बाय अ कंटिन्यूइंग राइम, एक राइम जो पहले स्टैंजा से दूसरे स्टैंजा में कंटिन्यू होती है, उस तरीके से पहला दूसरा स्टैंजा लगता है कि लिंक है। जैसे AB, एक स्टैंजा हो गया, लास्ट लाइन की राइमिंग क्या है, B, दूसरा स्टैंजा BC, तो पहले स्टैंजा की आखिरी लाइन की जो राइमिंग है वो दूसरे स्टैंजा के पहली लाइन की राइमिंग है। देखिए तो लगेगा कि दोनों लिंक हैं।
CD CD, अच्छा फिर जुड़ा है CD CD NEE, ये कपुलेट है। इसका एक मैं फनी तरीका मैं बताती हूँ थोड़ा बहुत, शायद आप लोग इससे कनेक्ट कर पाए। मैंने उसको ऐसे याद किया था, मैंने एक चीज क्लियर किया था अपने दिमाग में कि शेक्सपियरियन और स्पेंसरियन में एक है जो कनेक्टेड है, ठीक है, जिसके स्टैंजास कनेक्टेड है, और एक है जिसके स्टैंजास कनेक्टेड नहीं है। ये चीज तो क्लियर है। अब किसके कनेक्टेड थे स्टैंजा और किसके कनेक्टेड नहीं थे, तो इसको मैंने ऐसे याद किया था कि जो शेक्सपियर थे वो इकलौते इतने ग्रेटेस्ट महान ड्रामेटिस्ट थे, उनके जैसा कोई नहीं था, वो सबसे अलग थे, अलग पे फोकस करेंगे, अलग थे, इसीलिए इनके शेक्सपियरियन सोनेट के जो स्टैंजा थे वो अलग अलग थे, यानी कि ए बी अलग, सी डी अलग, ई एफ अलग, जी कोई एक दूसरे से कंटिन्यू नहीं हो रहा है। लेकिन स्पेंसरियन में क्या था, ए बी फिर कंटिन्यू बी हो रहा है, बी सी फिर सी कंटिन्यू हो रहा है, सी डी एंड देन ई। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा बस एक ही चीज चाहिए, कुछ भी हिंट जो डिफरेंस पैदा करे। नाउ जॉन डन शिफ्टेड फ्रॉम द हिदर्टो प्राइमरी सब्जेक्ट सेक्सुअल लव। जो जॉन डन थे, जो कि 17th सेंचुरी में आ रहे हैं, लिख रहे हैं 17th सेंचुरी में, शिफ्टेड फ्रॉम द हिदर्टो, हिदर्टो मतलब होता है अभी तक, अभी तक का जो प्राइमरी सब्जेक्ट था सेक्सुअल लव, बिलवेड का था ना, लवर का सेक्सुअल लव, तो उससे ये क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट मैटर। पहली बार एग्जांपल हम देख रहे हैं कि चेंज होता है टू, और क्या यूज करते हैं, टू अ वैरायटी ऑफ रिलीजियस थीम्स इन हिज होली सोनेट्स। अपने होली सोनेट्स में, होली सोनेट्स इनके सोनेट सीक्वेंस थे, तो होली सोनेट्स में ये क्या करते हैं, रिलीजियस थीम लेके आते हैं, पहली बार ये सब्जेक्ट मैटर को चेंज करते हैं। रिटन अर्ली इन द 17th सेंचुरी, और होली सोनेट्स कब लिखी गई थी, अर्ली 17th सेंचुरी में। मुझे लगता है कि इसकी डेट 1733 है, अगर कुछ डिफरेंट होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, इसी सेंचुरी 17th सेंचुरी के लेटर पार्ट में, बाद के पार्ट में, यानी कि 1680-90 के करीब, ठीक है, 1680-90 के करीब, एक्सपैंडेड द रेंज ऑफ द सोनेट। सोनेट का जो रेंज है, जो उसका सब्जेक्ट का जो रेंज था, वो बहुत एक्सपैंड हुआ, बढ़ा, और कहाँ तक गया, टू द मैटर्स ऑफ सीरियस कंसर्न। जो सीरियस मैटर हुआ करते थे उस पे भी सोनेट्स लिखे जाने लगे, एक्सेप्ट अलावा फॉर अ लैप्स इन द इंग्लिश न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू क्लासिकल पीरियड में एक गैप देखने को मिलता है, वहां पे न्यू क्लासिकल पीरियड में सोनेट्स नहीं लिखे जाते, सिर्फ इस एज के अलावा, एक्सेप्ट मतलब अलावा, द सोनेट हैज रिमेन, सोनेट बना रहा है, अ पॉपुलर फॉर्म, एक पॉपुलर फॉर्म बना रहा है पोएम का, टू द प्रेजेंट डे तक, एंड इंक्लूड्स अमॉन्ग इट्स डिस्टिंग्विश्ड प्रैक्टिशनर। और इंक्लूड करता है क्या, डिस्टिंग्विश मतलब इंपॉर्टेंट जो राइटर हैं, जो इसको लिखते हैं, उनको इंक्लूड करता है। कौन कौन है, 19th सेंचुरी में कौन आता है, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, इनको पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना, सॉरी इनको नहीं पढ़ रहे हैं एलटी में, इनके हस्बैंड को पढ़ रहे हैं, नाम है उनका रॉबर्ट ब्राउनिंग। फिर आती है क्रिस्टीना रोसेटी, प्री रेफलाइट मूवमेंट से रिलेटेड है, एंड डीजी रोसेटी, ये भी प्री रेफलाइट राइटर हैं। एंड इन द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी में कौन से आते हैं, एडविन आर्लिंगटन रॉबिन्सन, एडना सेंट विंसेंट मिले, एंड डब्ल्यू बी ईट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डब्ल्यू एच ऑर्डन, डिलेन थॉमस, ये सारे लोग 20th सेंचुरी में आते हैं। राइटर्स को दिमाग में एक बार स्कैन करने की कोशिश करेंगे। द स्टैंजा इज जस्ट लॉन्ग इनफ, ये जो स्टैंजा होता है, कौन सा, सोनेट का जो स्टैंजा फॉर्म होता है, जो 14 लाइन्स की होती है पोयम, वो इतनी लंबी होती है, जस्ट लॉन्ग इनफ, वो इतनी पर्याप्त लंबी होती है, टू परमिट की अलाउ करती है अ फेयरली कॉम्प्लेक्स लिरिक डेवलपमेंट, कि एक लिरिक पोयम जो कि पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, यानी कि कोई जटिल पोयम भी प्रॉपर डेवलपमेंट उसका होता है, यानी कि 14 लाइन्स में राइटर को इतनी लिबर्टी मिलती है, इतना स्पेस उसको मिलता है कि वो एक लिरिक को स्टार्ट, मिडिल, एंड दे सके, है ना। येट सो शॉर्ट, लेकिन फिर भी इतनी भी छोटी हो, इतनी छोटी भी होती है, बड़ी तो होती है कि डेवलपमेंट आप देख सकते हैं एक लिरिक पोएम का, बट इतनी छोटी भी होती है, एंड सो एग्जिजेंट, एग्जिजेंट मतलब होता है स्ट्रिक्ट इन इट्स राइम, लेकिन ये राइम में थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, यानी ना कि राइम आपको फॉलो करना ही करना है। आप जो भी इस मतलब टाइप का जो आप सोनेट लिख रहे हैं, चाहे पेट्रार्कन, इटालियन, इधर आपका शेक्सपियरियन या स्पेंसरियन, इंग्लिश सोनेट्स, जो भी लिख रहे हैं आप, उसकी जो फिक्स्ड राइम स्कीम है, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है, तो ये एक मुश्किल काम है, तुकबंदी आसान काम नहीं है। और इस तरीके से एज
टू पोज अ स्टैंडिंग चैलेंज, और इस तरह से ये पोज करती है यानी क्रिएट करती है एक चैलेंज टू द इंजेन्युटी ऑफ एंड आर्टिस्ट्री ऑफ द पोएट। एक बड़ा अच्छा वर्ड है इंजेन्युटी। इंजेन्युटी मतलब होता है स्किल, अक्सर ये करेक्टली स्पेल्ड में आता है। तो एक चैलेंज क्रिएट करती है किसके लिए? इंजेन्युटी एंड आर्टिस्ट्री जो एक स्किल है या आर्टिस्टिक क्वालिटी है किसकी? पोएट की। तो पोएट के लिए चैलेंज होता है कि उसको प्रॉपर लिरिक का डेवलपमेंट भी देना है, प्लस उसको पर्टिकुलर राइम स्कीम भी फॉलो करना है। एंड दिस वाज द रीजन दैट फ्री वर्स वाज सो फेमस इन मॉडर्न एज दैट पीपल ऑप्टेड एंड प्रैक्टिस्ड फ्री वर्स मोर। जैसे टी.एस. एलियट आते हैं, डब्ल्यू बेट्स, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, ये लोग भरपूर फ्री वर्स में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि नो राइम, नो मीटर, ओनली थॉट वाज प्राइमरी, योर डिस्पोजिशन ऑफ योर क्रिएटिव माइंड, ये इंपॉर्टेंट था वहां पे। द राइम पैटर्न ऑफ द पेट्रार्कन सोनेट, जो पेट्रार्कन सोनेट का जो राइम पैटर्न है, हैज ऑन द होल, एक तरह से देखे तो, फेवर्ड अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, सिचुएशन और इंसिडेंट इन द ऑक्टेव। पेट्रार्कन सोनेट में जो ऑक्टेव होता है, ठीक है, यानी कि जो शुरुआत के जो 8 लाइन्स होते हैं, उसमें क्या होता है? फेवर्ड अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम, सिचुएशन या किसी घटना का स्टेटमेंट यानी बताया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑक्टेव में, विद रिजोल्यूशन इन द सिस्टेट, और उसका सोल्यूशन, समाधान सिस्टेट में दिया जाता है। और यही ऑक्टेव के लास्ट लाइन में यानी 8th लाइन में क्या आता है? वोल्टा, जहाँ पे चेंज ऑफ थॉट होता है, यानी कि प्रॉब्लम 8 लाइन में दी जा रही है, जब सोल्यूशन में आप आते हैं, जैसे आपका दिमाग चेंज होता है सोल्यूशन में, उस लाइन को हम बोलते हैं वोल्टा, VOLTA। ठीक है, राइटिंग पे कोई हंसेगा नहीं। नाउ द इंग्लिश फॉर्म समटाइम्स यूजेज अ सिमिलर डिवीजन ऑफ मटेरियल। जो इंग्लिश फॉर्म है यानी कि जो इंग्लिश सोनेट है, समटाइम्स कभी कभी यूज करता है सिमिलर डिवीजन, ऐसा ही डिवीजन, ठीक है, कैसा? प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन का, ऑफ मटेरियल, सब्जेक्ट का, कि जो भी सब्जेक्ट उसका रहता है उसका मटेरियल कैसे डिवाइड करना है, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, वोल्टा, इस तरह की चीजें। तो इंग्लिश सोनेट्स में भी वही होता है कभी कभी सिमिलर, लेकिन ऑफन, अक्सर, प्रेजेंट्स इंस्टीड अ रिपीटेशन, एक रिपीटेशन वहां पे देखा जाता है, विद वेरिएशन, थोड़े वेरिएशन के साथ, यानी कि रिपीटेशन भी है। यहाँ पे क्या होता है इंग्लिश सोनेट में कि रिपीटेशन होता है, बार बार रिपीट होता है, थोड़े वेरिएशन के साथ, ऑफ अ स्टेटमेंट, वही जो प्रॉब्लम होती है या कोई बात है, जो भी इनको बात करनी है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, इन ईच ऑफ 3 क्वाड्रेंट्स, ये जो 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 3 स्टैंजा होते हैं 14 लाइन्स के, उसमें क्या होता है कि रिपीटेशन होता है सब्जेक्ट मैटर का, बट थोड़ा वेरिएशन मिलता है। सब्जेक्ट मैटर आपका सेम है, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा वेरी करता है। इन ईदर केस, या दूसरे केस में, द फाइनल कपलेट इन द इंग्लिश सोनेट, जो इंग्लिश सोनेट का जो फाइनल कपलेट होता है, यूजुअली इम्पोजेज एन एपिग्रामेटिक टर्न एट द एंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ठीक है, 3 स्टैंजा में तो रिपीट हो रहा है सब्जेक्ट मैटर या थोड़ा सा वेरी कर रहा है, वेरी के साथ रिपीट कर रहा है, लेकिन जो आपका कपलेट होता है वो एपिग्रामेटिक, थोड़ा सा प्रोवर्बियल हो जाता है, कहावत के तौर पे दिखता है कि वो कहावत है ना। जैसे कि फ्रांसिस बेकन के लिए कहा जाता है कि वो गागर में सागर भरने वाली उनकी बातें होती थी, एपिग्रामेटिक, है ना। वैसे ही ये जो कंक्लूडिंग कपलेट होती है वो फिलोसॉफिकल थोड़ी होती है। इन ड्रेटन्स फाइन एलिजाबेथन सोनेट इन इंग्लिश फॉर्म, एलिजाबेथन एज में एक राइटर थे ड्रेटन, ठीक है, उनकी जो सोनेट थे, जो कि वो इंग्लिश सोनेट्स लिखते थे, उसमें थी क्या थी? सिंस देयर इज नो हेल्प, कम लेट अस किस एंड पार्ट, ठीक है। द लवर ब्रस्कली डिक्लेयर्स इन द फर्स्ट क्वार्टरन, ठीक है, जो लवर है, ब्रस्कली मतलब होता है अचानक, एब्रप्टली, कुछ भी कह देना मुंह पे, है ना। तो जो लवर है वो ब्रस्कली डिक्लेयर करता है पहले क्वार्टर में, क्या? कि सिंस देयर इज नो हेल्प, हालांकि कोई हेल्प नहीं है, इसलिए लेट अस किस एंड पार्ट, किस करते हैं और पार्ट अलग हो जाते हैं। देन रीइटरेट्स मतलब होता है दोहराना, बार बार बोलना, और फिर वो इसी बात को रीइटरेट करता है सेकंड में। देखिए कि
रिपीटेशन हो रहा है, दैट ही इज ग्लैड दैट द अफेयर इज क्लीनली एंडेड। और वो सेकंड में क्वार्टरन में क्या रिपीट करता है कि ही इज ग्लैड, वो खुश है कि जो उनका अफेयर है वो सही तरीके से एंड हो गया, खत्म हो गया। थोड़ा सा वेरिएशन, लेकिन बात सब्जेक्ट मैटर वही है। देन हेजिटेट्स एट द फाइनलिटी ऑफ द पार्टिंग इन द थर्ड क्वार्टरन। तीसरे क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में देन हेजिटेट करता है किस बात पे, इन द फाइनलिटी ऑफ द पार्टिंग। जब ऐसा लगता है कि अब थर्ड क्वार्टर में अब तो विदा हो जाना है, अलग हो जाना है, तो थोड़ा हेजिटेट करता है, ठीक है। एंड इन द कंक्लूडिंग कपलेट, और जो कंक्लूडिंग कपलेट है उसमें क्या करता है, सडनली ड्रॉप्स हिज स्वैगर, अपना जो एटीट्यूड है उसको हटाता है, टू मेक वन लास्ट प्ली, एक आखिरी रिक्वेस्ट करता है। हियर आर द थर्ड क्वार्टरन, और यहाँ पे थर्ड क्वार्टरन दिया गया है और एक कपलेट दिया है, इसको पढ़ते हैं। नाउ एट द लास्ट गैस ऑफ लवर्स लेटेस्ट ब्रेथ, when his pulse failing, passion speechless lies, when faith is kneeling by his bed of death, and innocence is closing up his eyes. Now if thou wouldest, when all have given him over, from death to life thou mightst him yet recover. Okay? Now last stanza, इसको जल्दी खत्म करेंगे हम। Following Petrarch's early example, a number of Elizabethan authors arranged their poem into सोनेट सीक्वेंस और सोनेट साइकिल्स। पेट्रार्क के सोनेट को एग्जाम्पल मानते हुए, उसको एग्जाम्पल के तौर पे फॉलो करते हुए, अ नंबर ऑफ एलिजाबेथन ऑथर्स, एलिजाबेथन एज के बहुत सारे जो ऑथर्स थे, राइटर्स थे, अरेंज किया उन लोगों ने देयर पोएम्स, अपने पोएम्स को इनटू सोनेट सीक्वेंस और सोनेट साइकिल्स। किसमें? सोनेट सीक्वेंसेस में अरेंज किया एंड सोनेट साइकिल्स में, ठीक है। इन विच, जिसमें A series of sonnets are linked together, जिसमें कि जो एक बहुत सारे सीरीज जो बहुत सारे जो सॉनेट्स थे वो एक दूसरे से लिंक्ड थे टुगेदर। और कैसे लिंक्ड थे? बाय एक्सप्लोरिंग द वेरिड एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लवर्स। वो इस तरह से लिंक्ड थे कि सभी सॉनेट्स में, यानी कि मान लीजिए 10, 15, 12 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उन 12, 10, 15, 12 में के जो सॉनेट्स हैं वो इस तरह से जुड़े हुए हैं कि सभी सॉनेट्स में एक्सप्लोर किया जाता है वेरिड एस्पेक्ट्स, अलग अलग, ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लवर्स। जो लवर्स के रिलेशनशिप होते हैं उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यानी कि फेथ, एंगर, क्वेरल, लव, शाइनेस, ये सारी चीजें क्या होती हैं? एस्पेक्ट्स ऑफ लवर्स होती हैं। प्रेम में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इन सब चीजों को वो एक्सप्लोर कर रही होती हैं, इन पे सॉनेट्स लिखी जा रही होती हैं, और ऐसे सॉनेट्स क्या एक सीरीज बनते हैं। और या एल्स बाय इंडिकेटिंग अ डेवलपमेंट, या तो ये जो सोनेट सीरीज होती हैं ये इंडिकेट करती हैं क्या? एक डेवलपमेंट को इन द रिलेशनशिप में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, दैट की कॉन्स्टिट्यूट अ काइंड ऑफ इम्प्लिसिट प्लॉट। और ये जो सोनेट लास्ट में, जब सभी सोनेट को आप एक जगह मिलाते थे, रखते थे, तो पता चलता था कि एक इम्प्लिसिट प्लॉट हो गया, यानी कि छुपी हुई कहानी उसमें दिखती थी। एम.एच. एब्रम का फेवरेट वर्क है, जितना मैं इनको पढ़ी हूँ, मुझे लगता है कि 2 वर्ड्स बहुत फेमस हैं, बहुत यूज किया इन्होंने, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब होता है हिडन, और एक्सप्लिसिट मतलब होता है ओपन, ओपनली। तो इन्होंने बहुत इम्प्लिसिट प्लॉट, बहुत छुपी हुई कहानी उसमें देखने को मिलती थी। शेक्सपियर ऑर्डर्ड हिज सोनेट्स इन अ सीक्वेंस, शेक्सपियर ने भी ऑर्डर किया था, अरेंज किया था हिज सोनेट्स, अपने सोनेट्स को सीक्वेंस में, ठीक है। एज डिड सिडनी, जैसा कि फिलिप सिडनी ने किया था, और उनका सोनेट सीक्वेंस है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। पब्लिकेशन डेट 1580 इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेंसर ने भी किया था, एडमंड स्पेंसर ने, एमोरेटी 1595, और उनका सोनेट सीक्वेंस था एमोरेटी, ठीक है। एंड लेटर, बाद में, एग्जाम्पल्स ऑफ द सोनेट्स सीक्वेंस, जो बाद में जो सोनेट सीक्वेंस के जो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो जो सोनेट सीक्वेंस थे बाद में, ये लव, सेक्सुअल लव अफेयर्स, इन सबों से हटके किस पे लिखे गए? वेरियस सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे भी सोनेट्स लिखे गए। जैसे कि वर्ड्सवर्थ का द रिवर डर्डन, आप लोग डेट कमेंट करेंगे कि कब पब्लिश हुई थी। डीजी रोसेटी का हाउस ऑफ लाइफ, ये भी सोनेट सीक्वेंस है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग आ गई हैं, ठीक है, इनका इनका सोनेट सीक्वेंस है
सॉनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, कभी पढ़िएगा एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के बारे में। एंड द अमेरिकन पोएट, और एक अमेरिकन पोएट थे विलियम एलरी लियोनार्ड्स, इनका सोनेट सीक्वेंस था टू लाइफ्स। इंपॉर्टेंट है, अभी बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, ये सब इंपॉर्टेंट है, बिहार में वन लाइनर बहुत पूछे जाते हैं। डिलन टॉमस ऑल्टर वाइज बाई आउल लाइट 1936, ये सोनेट सीक्वेंस है, ठीक है, इज अ सीक्वेंस ऑफ 10 सॉनेट्स। ये जो ऑल्टर वाइज बाई आउल लाइट 1936 में आया है डिलन टॉमस का, ये सीक्वेंस है 10 सॉनेट का, 10 सॉनेट्स है इसमें। दैट आर ऑब्स्ट्यूज, जो कि मिस्टीरियस हैं, डिफिकल्ट हैं, जिसको आप समझ नहीं सकते उसको कहते हैं एब्स्ट्रूज। मेडिटेशन, मिस्टीरियस मेडिटेशन है, विचार है ऑन द पोएट्स ओन लाइफ, पोएट अपने ही लाइफ के ऊपर कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा है जो कि मिस्टीरियस है, डिफिकल्ट है। जॉर्ज मेरेडिथ्स मॉडर्न लव 1962, जॉर्ज मेरेडिथ भी लिखते हैं, मॉडर्न लव आता है इनका 1862 में, विच कंसर्न अ बिटरली अनहैप्पी मैरिज। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, जो मैरिज में कड़वाहट है, एक अनहैप्पी मैरिज में जो कड़वाहट होती है, तब से चला आ रहा है ये, है ना। तो मॉडर्न लव 1862 जॉर्ज मेरेडिथ, ये मैरिज की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इज समटाइम्स कॉल्ड अ सोनेट सीक्वेंस, इसको कभी कभी आप सोनेट सीक्वेंस कहा जाता है, थोड़ा ये अलग है मॉडर्न लव। इवन दो, हालांकि इट्स कॉम्पोनेंट पोएम्स, इसकी जो पोएम्स हैं, मतलब कॉम्पोनेंट मतलब एक कैटेगरी, इस कैटेगरी की जितनी पोएम्स हैं, कंसिस्ट नॉट ऑफ 14, इसमें 14 लाइन्स नहीं होती, बट ऑफ 16 लाइन्स, हालांकि इसमें 16 लाइन्स होती हैं, इसीलिए इसको प्योरली सोनेट सीक्वेंस के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। लेकिन कभी कभी आप इसके थीम, जिस हिसाब जो थीम है इसका, जो राइमिंग स्कीम है, उसको देखते हुए आप इसको सोनेट सीक्वेंस जरूर बोल सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट सोनेट, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आप लोग बताएंगे कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं तो अपने तरफ से बेस्ट करती हूँ, है ना। तो आप लोग गाइड करते रहेंगे, जरूर बताएंगे कि कैसा आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सोनेट के बाद कौन सा टर्म आपके सिलेबस में है, शायद ब्लैंक वर्स, एपिक, मॉक एपिक है, तो अब उसको लेके आएंगे। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून टू आवर चैनल लिटरेरी एकेडमिया।